हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आईएस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 8 दिसंबर है। हम लोग इकोनॉमी कर रहे थे और कल हम लोगों ने पब्लिक फाइनेंस एंड टैक्सेशन फिस्कल पॉलिसी को स्टार्ट किया था। आज हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। इसका पीडीएफ ऑलरेडी हमने कल आपको पूरा दे दिया था टैक्सेशन का टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। मेरा नाम राहुल वर्नवाल है। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि फिस्कल पॉलिसी का दो पार्ट है। एक होता है रिसीट, जहाँ जहाँ से पैसा प्राप्त होता है, और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर, जहाँ जहाँ पैसा खर्च होता है। रिसीट दो टाइप का होता है, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था कि रेवेन्यू और कैपिटल किस तरह से डिफरेंट होता है। ठीक है, अब हम लोग रेवेन्यू रिसीट में जो हमने, उसका दो कंपोनेंट होता है। एक टैक्स, जो टैक्स से सरकार को पैसा प्राप्त होता है, और दूसरा हमारा नॉन टैक्स, जो गैर कर से सरकार को पैसा प्राप्त होता है। तब हम लोग जो है रेवेन्यू रिसीट के अंदर में जो टैक्स का कंपोनेंट है वो हम लोग देखेंगे। तो टैक्स रेवेन्यू, कर राजस्व क्या होता है? तो टैक्स क्या होता है? टैक्स जो होता है कंपलसरी रूप से सरकार को दिया जाने वाला भुगतान होता है। जिस व्यक्ति पे टैक्स लगता है, जो उसके लिए एलिजिबल है, वो उसको ना नहीं बोल सकता कि हम नहीं देंगे। अनिवार्य रूप से आपको भुगतान करना ही पड़ेगा। तो कर जो है सरकार को किया जाने वाला अनिवार्य भुगतान है। ये इंडिविजुअल से लिया जाता है। ठीक है, अगर वो किसी चीज़ को कंज्यूम करता है तो उसको जीएसटी ये सब लगेगा ही, या फिर अगर वो पैसा कमा रहा है तो इनकम टैक्स देगा, जो आपका इनकम टैक्स के दायरे में आएगा वो। हाउस होल्ड पे भी आपको जो है टैक्स लिया जाता है। फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस पे कॉरपोरेट टैक्स निगम कर लिया जाता है। सरकार क्यों टैक्स लेती है? क्या करेगी सरकार उस पैसा से पब्लिक वेलफेयर करेगी। जो भी उसका खर्चा है सब्सिडी में या अलग अलग स्कीम के तहत, वो सब करेगी पूरा। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो भी होता है उसको सरकार पूरा करती है। तो टैक्स जो है सरकार जो भी लगाती है वो कानून के तहत लगता है। जैसे हमको अगर सरकार को अगर इनकम टैक्स लगाना है तो इनकम टैक्स एक्ट है, उसके अंडर में लगाएगा। अगर उसको कस्टम ड्यूटी लगाना है तो कस्टम एक्ट है। जीएसटी लगाना है तो जीएसटी का एक्ट है। तो मतलब टैक्स जो है कानून द्वारा लगाया जाता है। और बिना सरकार के मतलब बिना बिना पार्लियामेंट के परमिशन के टैक्स सरकार नहीं लगा सकती है। ठीक है, तो टैक्स जो है आप उसको भुगतान करने से आप उसको मना नहीं कर सकते। टैक्स आपको देना ही पड़ेगा अगर आप उसके दायरे में आते हैं तो। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स तो सबको देना पड़ता है, चाहे आप उसके दायरे में आता है या नहीं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है अप्रत्यक्ष कर, वो चीज़ों के कंजम्पशन पे लिया जाता है ना। अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको आपको देना पड़ेगा। तो टैक्स जो होता है वो प्रोग्रेसिव भी होता है। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब है जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है तो आपका जितना परसेंटेज टैक्स जो है वो भी आपका बढ़ रहा है। ठीक है, परसेंटेज टैक्स, कर का जो प्रतिशत है वो बढ़ते रहता है अगर आपका आय बढ़ता है तो। और रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है तो अगर उसके रिस्पेक्ट में हम परसेंटेज निकालें टैक्स का तो वो घटता है। तो डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो प्रोग्रेसिव टैक्स को हम लोग बोलते हैं प्रगतिशील कर। क्या होता है आपको ये याद रखना है कि इसमें हम लोग इनकम और टैक्स का रेट का देखते हैं। टैक्स टैक्स कितना दे रहा है वो नहीं, टैक्स का दर। तो अगर आपका इनकम बढ़ रहा है तो टैक्स का दर भी बढ़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आपका इनकम 5 लाख है तो आप टैक्स दे रहे हैं 2%। अगर इनका 6 लाख है तो आप टैक्स दे रहे हैं 3%। अगर 7 लाख है तो टैक्स दे रहे हैं 4%। ये हम आपको बता रहे हैं एक एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, मान लो 5 लाख की इनकम है तो 2% दे रहे हैं। 6 लाख हो गया तो 3%। 7 लाख हो गया तो मान लिया 8%। तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है वैसे टैक्स का रेट भी देखिए बढ़ रहा है। टैक्स का रेट बढ़ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो व्यक्ति ज़्यादा पैसा कमा रहा है उस पे ज़्यादा टैक्स लगेगा, और जो व्यक्ति कम कमा रहा है वो कम कमाएगा, इसीलिए कम टैक्स लगेगा। इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रगतिशील कर। जैसे जैसे आपका आय बढ़ेगा तो वैसे कर का दर भी बढ़ते रहता है। इससे क्या होता है, जो अमीर पे अधिक कर का बोझ होता है, वास्तविक भार लगता है, गरीब पे कम लगता है। तो जितने भी डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो सामान्यतः जो होते हैं वो प्रगतिशील होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं। इनकम टैक्स देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स देखिए, कैपिटल गेन टैक्स देखिए, ये सारा जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। अगर आपका इनकम बढ़ रहा है तो टैक्स का परसेंटेज, यहाँ याद रखिए, टैक्स का परसेंट बात किया जा रहा है, या टैक्स का दर मतलब परसेंट हो गया। टैक्स का दर बात किया जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में रिलेशन देख रहे हैं? आय से। तो जब हम आय से और रेट ऑफ टैक्स का रिलेशन हम देख रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे टैक्स का रेट भी बढ़ रहा है, तो वैसे टैक्स को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। क्या बोलते हैं? प्रगतिशील कर। नाम ही में ही है प्रगति, प्रगति मतलब आगे बढ़ना। तो जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे टैक्स भी आगे बढ़ रहा है, टैक्स का दर। क्लियर हो गया? फिर एक है रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टैक्स के ठीक उल्टा रिग्रेसिव टैक्स होता है, इसलिए इसका नाम है प्रतिगामी। मतलब आपका इनकम बढ़ रहा है लेकिन टैक्स का रेट है जो उसको प्रति प्रति मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप सामान खरीद रहे हैं 100 रुपये का। ठीक है, 100 रुपये का सामान खरीद रहे हैं तो आपको इस पर टैक्स लग रहा है 2%, मान लीजिए। ठीक है, राइट। कोई ये आप, हम और आप हैं जो मिडिल क्लास में आते हैं। ये कोई अमीर अमीर ठीक है, अमीर
मतलब है अंबानी जी हैं यही है। तो ये भी मान लीजिए 100 रुपये का सामान खरीद रहे हैं, लेकिन उन पर भी टैक्स लग रहा है 2%। तो आप बोलेंगे सर टैक्स का रेट तो फिक्स लग रहा है। तो हम बोलेंगे भाई मेरे बात को ध्यान से समझिए, मैंने बोला था आप कंपेयर करिए कितना रुपया का सामान खरीद रहा है उससे नहीं, उसका इनकम से। इनकम से रिलेशन देखिए आप टैक्स के परसेंट का। तो हम और आप मान लीजिए कमा रहे हैं 10 से 20 हज़ार महीना, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 10 से 20 हज़ार महीना कोई मजदूर कमा रहा है, ठीक है, और उसको टैक्स लग रहा है 2%। तो उसके इनकम का 2% कितना हो गया, उसके इनकम का 2%। मान लीजिए इसमें 100 रुपये का सामान वो खरीद रहा था और 2% टैक्स दे रहा है। 2% टैक्स मतलब कितना हो गया, या मान लीजिए 20% टैक्स दे रहा है 100 रुपये पे, तो कितना हो गया 20 रुपीज़ टैक्स दे रहा है। तो जब हम टैक्स का परसेंट निकालेंगे इनकम के रिस्पेक्ट में, तो 10 हज़ार का 20% कितना होगा, 20/10 हज़ार इंटू 100, दो जीरो कटेगा और एक जीरो कटेगा, दो से टू बचे 10 कटेगा, कितना आएगा 0.2%। तो जो 20 रुपीज़ आपने निकाला वो 10 हज़ार रुपये का कितना परसेंट था, वो था 0.2%। तो हम यहाँ पे टैक्स का जो परसेंटेज देख रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इनकम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सेम 100 रुपये का सामान अगर ये अमीर व्यक्ति खरीदा तो उसको वो भी 20% टैक्स देना पड़ रहा है, मतलब 100 का 20% कितना होगा 20 रुपीज़। लेकिन ये अमीर आदमी का जो इनकम है वो कितना है, मान लो 1 लाख रुपये, ठीक है। तो जब हम 20 रुपीज़ निकालेंगे कि 1 लाख का वो कितना परसेंट है, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 0.02%। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही आपका इनकम 10,000 के आसपास था, तब आपको टैक्स का जो परसेंटेज लग रहा था आपके इनकम का वो 0.2% था। लेकिन जैसे ही आपका इनकम बढ़ के 1 लाख रुपया हो गया, तब आपका टैक्स का परसेंटेज कितना हो गया 0.02%। मतलब टैक्स का रेट क्या हो गया, ये घट गया। तो इनकम आपका बढ़ा, लेकिन टैक्स का रेट जो है इनकम के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, कम। ठीक है, इसका मतलब जो व्यक्ति कम पैसा कमा रहा है, जो व्यक्ति 10 हज़ार रुपये कमा रहा है उस पे टैक्स ज़्यादा लग रहा है 0.2%। और जो व्यक्ति अधिक पैसा कमा रहा है 1 लाख रुपीज़, उस पे टैक्स लग रहा है कम। इसका मतलब गरीब पे कम टैक्स लग रहा है और अमीर पे, सॉरी, गरीब पे ज़्यादा टैक्स लग रहा है और अमीर पे कम लग रहा है। तो वैसे टैक्स को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, समझ में आया। तो जब आपका इनकम बढ़ रहा है लेकिन टैक्स का रेट उसके रिस्पेक्ट में अगर आपका घट रहा है, तो वैसे टैक्स को हम लोग बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। ठीक है, इससे क्या होगा, जो गरीब है उस पे अधिक बोझ होगा, भार लगेगा, और जो अमीर है उस पे कम लगेगा। तो इसमें क्या है, इसका परिभाषा रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज। आय बढ़ने पर कर की दर है, देखिए हम लोग कर की दर बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग रेट देख रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, इनकम के रिस्पेक्ट में। वो अगर हमारा घटता है तो वैसे टैक्स को हम लोग बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। क्लियर हो गया। तो इससे क्या होगा, अमीर पे कम लगेगा टैक्स और गरीब पे ज़्यादा लगेगा। तो गरीब वर्ग अपनी आय का अधिक हिस्सा कर में दे देता है, किस केस में, रिग्रेसिव टैक्स में, प्रतिगामी कर में। एग्जाम्पल इसका है इनडायरेक्ट टैक्स। प्रतिगामी कर का क्या एग्जाम्पल है, इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। फिर है जैसे जिसमें आता है जीएसटी आता है ना, या फिर कस्टम ड्यूटी आता है, तो वो सारा चीज़ है, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी वो सब आएगा। एड वैलोरम टैक्स, एड वैलोरम, एड मतलब होता है मूल्य जोड़ना, और वैल्यू मतलब वैल्यू, वैलोरम मतलब वैल्यू। तो ऐसा टैक्स जो कितना मूल्य ऐड किया गया है उस पे लगेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एड वैलोरम टैक्स। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये का सामान, कोई केक बना रहा है व्यक्ति, उसने खरीदा मैदा 100 रुपये का, लेकिन केक जो बना रहा है वो बेच रहा है 300 रुपये का, तो उसने कितना वैल्यू ऐड किया 200 रुपीज़। तो ऐसा टैक्स जो कितना वैल्यू ऐड किया उस पे लगता है, तो वैसे टैक्स को हम लोग मूल्य आधारित कर या एड वैलोरम टैक्स बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, वैल्यू कितना ऐड किया उस पे लगा दो टैक्स, ठीक है, या मूल्य कितना ऐड किया उस पे लगा दो टैक्स। तो इसमें जो टैक्स लेवी किया जाता है वो ये किया जाता है कि कितना वैल्यू का वो सामान है या कितना वैल्यू उसमें ऐड किया गया है। तो वस्तु के मूल्य का प्रतिशत के रूप में लगाया गया कर जो है वो एड वैलोरम टैक्स के रूप में कहा जाता है, ठीक है। ये डिपेंड नहीं करता है कि आपने जो सामान बनाया उसका वजन कितना था, कितना का क्वांटिटी था, कितना साइज था, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। बस ये देखा जाएगा कि आपका वैल्यू आपने उसमें कितना ऐड किया, समझे। तो ऐसा टैक्स जो ये डिपेंड नहीं करता है कि उसका क्वांटिटी कितना है, उसका मात्रा कितना है, उसका साइज, उसका आकार, जैसे ये केक बन रहा है उसका वैल्यू फाइनली देखा जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा कि उसका वजन कितना है, क्या उसका साइज कितना है, उसका वेट कितना है। हाँ, ये जो वैल्यू डिसाइड किया गया है वो जो व्यक्ति उसको बेच रहा है वो उसके वजन से, क्वालिटी से ये सब देख रहा है। लेकिन सरकार इस पे इस पे जो टैक्स लगा रही है वो केक के क्वांटिटी पे नहीं लगा रही है, वो लगा रही है टैक्स की कितना जो है इसने वैल्यू ऐड किया है, ठीक है। तो इसलिए इसको एड वैलोरम टैक्स हम लोग बोलते हैं। एग्जाम्पल है जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। तो दोनों जो है एड वैलोरम टैक्स के एग्जाम्पल हैं कि कितना वैल्यू ऐड किया गया उस पे लगाया जाएगा टैक्स। तो उसको एड वैलोरम टैक्स, मूल्य आधारित कर बोलते हैं। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट है स्पेसिफिक टैक्स। तो स्पेसिफिक जो टैक्स होता है ये एड वैलोरम टैक्स के जस्ट अपोजिट होता है। एड वैलोरम टैक्स वैल्यू पे लगाया जाता है कि ना कि कितना उसका क्वांटिटी है, साइज है या वेट है। जैसे कि आप सिगरेट खरीदिए तो जो सिगरेट जितना लंबा होगा साइज में उतना ज़्यादा उस पर टैक्स लेता है गवर्नमेंट। तो वो जो टैक्स है वो स्पेसिफिक टैक्स है। स्पेसिफिक टैक्स वो होता है जो डिपेंड करता है कि वो जो आप चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं उसका यूनिट क्या है, ठीक है, कितना केजी है, कितना ग्राम है, या उसका साइज कितना, या कितना उसका वेट है, उसके वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता। कितना उसका मूल्य उस पर डिपेंड नहीं करेगा, उसके हाइट पे, उसका साइज पे, उसका वजन पे डिपेंड करता है। तो वैसे को हम लोग स्पेसिफिक टैक्स विशिष्ट कर बोलते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे आप लीकर प्रोडक्ट दारू बना रहे हैं तो उस पर आप जो जितना बड़ा बोतल होगा या उस टाइप का, उस पर एक ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी आपको लगेगा। तो शराब पर याद रखिए जो उत्पाद शुल्क लगता है एक्साइज ड्यूटी, वो स्पेसिफिक टैक्स एग्जाम्पल है जो आपका डिपेंड करता है साइज पे, यूनिट पे या वजन पे। तो जो जो स्पेसिफिक टैक्स भी क्या है, वो एक तरह का रिग्रेसिव टैक्स है। क्योंकि देखिए छोटा सिगरेट दो है, एक छोटा सिगरेट है, एक बड़ा सिगरेट है। तो बड़ा सिगरेट कौन पिएगा? अमीर व्यक्ति पिएगा क्योंकि ये ज़्यादा आपका रेट का है। और ये छोटा वाला कौन पिएगा? गरीब। ठीक है ना। तो स्पेसिफिक जो टैक्स है वो याद रखिए रिग्रेसिव होता है नेचर का। ये आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है कि जो विशिष्ट कर होता है वो रिग्रेसिव होता है। समझ में आया क्या होता है रिग्रेसिव? मतलब अगर आपका इनकम बढ़ रहा है तो टैक्स का परसेंटेज जो है वो आपका घटेगा। तो याद रखना स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है, वो प्रतिगामी होता है, रिग्रेसिव होता है नेचर में। ये आपको थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो हम लोगों ने टैक्स का मोटा मोटा देखा, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, एड वैलोरम टैक्स, स्पेसिफिक टैक्स, ये सारा चीज़ हम लोगों ने देखा। अब हम लोग टैक्स का थोड़ा सा दूसरा एंगल से डिफ्रेंसिएशन देख लेते हैं जो हमारा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला देखते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स हम मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है कि जिस व्यक्ति से टैक्स लिया जा रहा है, ठीक है, और जो व्यक्ति टैक्स का मतलब बोझ जिस पे पड़ रहा है, दोनों व्यक्ति एक ही होता है। टैक्स जिससे सरकार लेगी उसी पे टैक्स का बोझ पड़ेगा। अगर सरकार टैक्स बढ़ाएगी तो उस व्यक्ति को वो व्यक्ति तो टैक्स ज़्यादा दे ही रहा है, उसका बोझ भी उसी पे पड़ेगा। मतलब वही व्यक्ति खुद अपने पॉकेट से टैक्स काट के देख रहा है और वो टैक्स उसको वापस नहीं मिलेगा। तो उसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है। जैसे इनकम टैक्स है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स है, जैसे आपका कैपिटल गेन टैक्स है, जैसे गिफ्ट टैक्स है, ये सब क्या है आपका डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? लेवी एंड कलेक्शन फ्रॉम द सेम पर्सन। कर जिस पर लगाया जाता है उसी से वसूला जाता है। ठीक है। जैसे जिसके कारण कर का जो भार होता है और जो भुगतान मतलब जिससे लिया जा रहा है, दोनों एक ही व्यक्ति पे पड़ रहा है। एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्स, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, वो सारा जो टैक्स है वो आपका कैपिटल मतलब वो जो इनकम टैक्स में आता है। ठीक है। तो अगर सरकार टैक्स को बढ़ाएगा तो लोगों के हाथ में कम पैसा जाएगा, कम पैसा बचेगा, तो उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। वहीं सरकार टैक्स को घटा देगा डायरेक्ट टैक्स को तो इन्फ्लेशन हमारा बढ़ने लगेगा। ठीक है। तो इफेक्ट ऑन इन्फ्लेशन क्या होता है कि मुद्रास्फीति करने में डायरेक्ट टैक्स जो है यूजफुल रोल प्ले करता है। अगर आप इसको बढ़ाइएगा तो इन्फ्लेशन हमारा घटेगा। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर। ये लिया किसी और व्यक्ति से जाएगा लेकिन उसका बोझ किसी और पे पड़ेगा। तो किसी और पे लगाया जाएगा और वसूला किसी और से जाता है। जैसे जीएसटी हम लोग देते हैं, तो जीएसटी सरकार जो टैक्स ले रही है वो जमा कौन कर रहा है? वो मैन्युफैक्चरर जमा कर रहा है जो सामान को बना रहा है। लेकिन क्या मैन्युफैक्चरर जो है वो खुद से अपने पॉकेट से काट के पैसा दे रहा है क्या? कि वो लेगा वापस? नहीं नहीं। जो आप देखिए जो भी हम लोग सामान खरीदते हैं उसमें लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, सभी करों सहित। तो उसमें जीएसटी शामिल है। तो अगर जीएसटी सरकार बढ़ाएगा तो मैन्युफैक्चरर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो क्या करेगा बस सामान का मूल्य को बढ़ा देगा। फाइनली इम्पैक्ट जो है वो किस पे पड़ रहा है? आपका कंज्यूमर पे। तो कंज्यूमर जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स को देता है लेकिन सरकार आपका आप टैक्स को जमा नहीं कर रहे हैं। क्या हम लोग जो पार्ले जी बिस्किट खरीदते हैं, जो मैगी खरीदते हैं या जो और भी चीज़ खरीदते हैं, तो क्या टैक्स को अलग से आप काट के जमा कर रहे हैं क्या? नहीं। आपके बिहाफ पे जो मैन्युफैक्चरर है, जो निर्माता है, जो वो चीज़ को बनाया है, वो ऑलरेडी आपके बिहाफ पे टैक्स को काट के दे दिया है। लेकिन वो टैक्स वो अपने पॉकेट से नहीं दे रहा है, वो भले अपने पॉकेट से दे रहा है लेकिन वो पैसा जो है वो सामान में जोड़ दिया और आपसे लेगा। ठीक है। तो समझ में आया? तो सरकार जो होता है इनडायरेक्ट टैक्स देता लेता किसी और से है लेकिन उसका जो बर्डन है वो किसी और पे पड़ रहा है। ठीक है। तो इंसिडेंस और इम्पैक्ट मतलब कर का भार जिससे वो लिया जा रहा है और भुगत इम्पैक्ट जिस पे प्रभाव पड़ रहा है, दोनों जो है अलग-अलग व्यक्ति होता है। तो वैसे को हम लोग अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। एग्जांपल है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, राज्य का उत्पाद कर, कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क। तो ये सारा जो टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स है जिसमें कलेक्शन किसी और से होता है और उसका बर्डन किसी और पे पड़ता है। ठीक है। तो अगर सरकार इनडायरेक्ट टैक्स को घटाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स को घटाएगा तो सामान क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। सामान क्या हो जाएगा? सस्ता। समझ में आया? तो इसी तरह से अगर देखो सरकार अगर डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाएगा
तो लोगों के हाथ में कम पैसा बचेगा, शॉपिंग कम करेंगे, सामान सस्ता हो जाएगा। तो डायरेक्ट टैक्स के बढ़ाने से इन्फ्लेशन जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि आपके हाथ में कम पैसा बचेगा, सामान को आप कम खरीदेंगे। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, अगर सरकार उसको बढ़ाएगा तो सामान महँगा हो जाएगा, ठीक है? और इन्फ्लेशन हमारा बढ़ेगा, समझे? तो डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाने से हमारा इन्फ्लेशन कम हो जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाने से हमारा सामान का मूल्य बढ़ जाएगा, है ना? जैसे सरकार जीएसटी बढ़ा दे तो सामान का मूल्य बढ़ गया, महँगाई हो गई। इसमें आपको याद नहीं रखना है, बस थोड़ा ध्यान रखना है, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है? तो अगर इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन हमारा बढ़ता है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाइएगा तो इन्फ्लेशन हमारा घटेगा, ठीक है? तो डायरेक्ट टैक्स के बारे में थोड़ा और भी समझ लें। तो प्रत्यक्ष कर वह व्यक्ति देता है जिस पर यह लगाया जाता है, जिसमें प्रभाव और भार एक ही व्यक्ति पे लगता है। बर्डन को आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपका है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, आयकर, कॉर्पोरेट कर, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, न्यूनतम वैकल्पिक कर। देखेंगे आगे हम क्या है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी पहले था, लेकिन बाद में इसको खत्म कर दिया गया। और भी सिक्योरिटी रिलेटेड टैक्स है, वो हम लोग एक एक करके सब डायरेक्ट टैक्स को पढ़ते हैं, ठीक है? तो पहला है हमारा पर्सनल इनकम टैक्स। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, और इनकम मतलब आय, और टैक्स मतलब कर। तो ऐसा टैक्स जो आपके आय पे लगता है, व्यक्ति के आय पे लगता है, ठीक है? तो उसको हम लोग पर्सनल इनकम टैक्स बोलते हैं। और इसके लिए हमारा इसका विशेषता ये है, इसके लिए हमारा इनकम टैक्स एक्ट है 1961। मैंने आपको बताया कोई भी टैक्स जो है सरकार लेती है तो बिना कानून बना के नहीं लेगी, वो कानून हमारा बनाएगी, ठीक है? तो मैंने बताया था कि सरकार जो है बिना कानून बना के टैक्स नहीं ले सकती है, इसलिए इनकम टैक्स के लिए भी सरकार ने पास किया है, पार्लियामेंट ने इनकम टैक्स एक्ट 1961, आयकर अधिनियम 1961 के तहत इनकम टैक्स लिया जाता है। इनकम टैक्स याद रखिए सिर्फ व्यक्ति से नहीं लिया जाता है, व्यक्तियों से लिया जाता है, इसके बाद अलावा हिंदू अनडिवाइडेड जो फैमिली होता है उससे भी लिया जाता है। साझेदारी फर्म जो है वो भी आपका इनकम टैक्स देती है, याद रखिएगा, ठीक है? साझेदारी फर्म मतलब जहाँ दो या दो से अधिक लोग मिल के पार्टनरशिप में अगर कोई कंपनी बनाते हैं तो वो भी जो है इनकम टैक्स देता है। जो इंडिविजुअल पार्टनर है वो तो देगा ही, है ना? जैसे मान लीजिए ए और बी व्यक्ति दोनों ने मिलके कंपनी बनाया, ठीक है? तो ये भी कमा रहा है पैसा, ये भी कमा रहा है, तो इनकम में ये पैसा देगा ही, ठीक है? इनकम टैक्स देगा। तो इनकम टैक्स इंडिविजुअल पे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म पे, साझेदारी फर्मों पे लगाया जाता है, ठीक है? और किस पे लगाया जाता है इनकम टैक्स? टैक्सेबल इनकम पे। टैक्सेबल इनकम क्या होता है? जो भी आपका पैसा का आप जो कमाए हैं, ठीक है? जैसे मान लो जितना किसी को सैलरी मिला, उसमें से सरकार जो है बहुत सारा, अगर आपने मान लो पीएफ का में पैसा जमा किया है या और भी तरह से, तो उसमें सरकार छूट भी देती है। तो वो वाला छूट आप घटा दीजिए। जनरली 50,000 से 1 लाख तक छूट जो है आप उसमें दिया जाता है। तो जितना भी आप पैसा कमा रहे हैं टोटल सालाना आपका ग्रॉस इनकम क्या है? एनुअल इनकम, मतलब साल में कितना इनकम है, ठीक है? उस इनकम में से आप जितना भी सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है और एग्जाम्पशन, मानक कटौती और छूट दिया जाता है इनकम टैक्स एक्ट के अंडर में ही, तो उसको आप हटा दीजिए। तो जितना भी इनकम आपका बच गया वो हो गया आपका टैक्सेबल इनकम, मतलब कर योग्य आय। अब इसी इनकम पे, ठीक है, आपको टैक्स लगेगा, और जितना स्लैब में आप आएंगे, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए अभी प्रेजेंट में ये अब चेंज हो गया, इसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है? अभी प्रेजेंट में मान लीजिए जो भी आपका इनकम टैक्स का रेट होगा, हम एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए होगा कि 0 से 10 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर आपका टैक्सेबल इनकम मान लीजिए 9 लाख आया, तो ये 0 से 10 लाख के बीच में आया, 0 टू 10 लाख, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। मान लीजिए सरकार ने बोला है कि 10 से 15 लाख के एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, 10 से 15 लाख पे मान लीजिए 5% है, और 15 से 20 लाख पे मान लीजिए 10% है। किसी का इनकम मान लो 17 लाख है, ठीक है? तो उसको कैसे टैक्स कैलकुलेट होगा? तो देखिए शुरू का जो 0 से 10 लाख है उसमें उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है? उसके बाद और कितना बचा? 7 लाख। तो 10 से लेके 15 लाख उसका जो इनकम है, ठीक है? देखो ये जो 17 लाख है, तो 17 लाख में जो कितना है, 1 से लेके 10 तक है, 10 लाख हो गया, प्लस 11 लाख, प्लस 12 लाख, प्लस 13 लाख, प्लस 14 लाख, ऐसा है ना? प्लस 15 लाख और 16 लाख। तो 1 से 10 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है? उसके बाद 10 से 15 लाख तक 5% लगेगा। तो ये जो 10 से 15 तक है उसके पास टोटल 17 लाख है, तो उसके पास 11 से लेके 15 तक कितना लाख हो गया? 5 लाख। तो 5 लाख जो है 10 से 15 तक जो 5 लाख हुआ, उस पर 5% लगेगा, तो 5 लाख पे 5%, ठीक है? तो 5 लाख का 5% कितना होगा? 5 लाख का 10% जो होता है वो 50,000 होता है। 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000। तो 5 लाख का 5% कितना होगा? 25,000। तो 25,000 जो है उसको टैक्स लगा, जो 10 से 15, और उसके पास कितना बचा? 15 लाख हो गया, 2 लाख और बचा। तो 2 लाख हम लोग अलग अलग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए स्लैब अलग अलग है, 0 से 10 लाख में 0 है, 10 से 15 में 5 है, 5%। अब उसके पास 2 लाख और बचा, जो दो वो आ रहा है 15 लाख से अधिक है। तो 15 लाख से अगर 20 लाख के बीच में है तो आपको 10% है, तो 15 से 20 के उसमें बीच में 2 ही लाख को कमा रहा है, 17 लाख में, है ना? 16 लाख और 17, 2 लाख।
तो 2 लाख के लिए उसको 20%, तो 2 लाख का 20% कितना हो गया? 20,000। कितना हो गया? 20,000। तो उसको टैक्स टोटल कितना लगा? 25,000 और 20,000। तो उसको टैक्स कितना लगा? 45,000 टोटल उसको टैक्स लगा। तो इस तरह से टैक्स कैलकुलेट होता है। तो अलग अलग आपका स्लैब होता है, ठीक है, कि 0 से 10 तक कितना लगेगा, या 0 से 5 लाख तक कितना टैक्स परसेंट लगेगा, 5 से 10 कितना लगेगा। तो उस तरह से हम लोग टैक्स का निकाल लेते हैं कि एक व्यक्ति को कितना टैक्स देना पड़ता है। याद रखिए, टैक्स जो दिया जाता है वो ग्रॉस इनकम पे नहीं दिया जाता है, वो टैक्सेबल इनकम पे दिया जाता है। जो ग्रॉस इनकम में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन है, सरकार जो छूट देती है इनकम टैक्स के अंडर में, कि आपने जो है अलग अलग LIC का पैसा जमा किया है, या फिर आपने PF में किया है, या इस तरह से सरकार को छूट देगी कि 50 से 1 लाख रुपए आप घटा सकते हैं ग्रॉस इनकम में, फिर जो भी बचेगा वो आपका टैक्सेबल इनकम होगा। याद रखिए, ये जो ग्रॉस इनकम है वो आपका सालाना है, और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन दिया जाता है ये भी आपका सालाना है। ये नहीं कि मंथली डिडक्शन नहीं देगी सरकार, ठीक है। फिर आपका टैक्सेबल इनकम जो भी आया, जिस भी स्लैब में आप आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स जो है वो कैलकुलेट होकर सरकार को आपको टैक्स जो है वो देना पड़ता है साल में एक बार, ठीक है। तो इनकम टैक्स का अगर हम सोर्स देखें, तो जो व्यक्ति पैसा कमा रहा है वो कहाँ कहाँ से पैसा कमा सकता है? सैलरी से कमा सकता है, या फिर अगर उसके पास कोई बिजनेस है, कोई प्रोफेशन का प्रॉफिट हो रहा है, तो भी याद रखिए जो सैलरी होगा उसमें टोटल सैलरी में आपको टैक्स, इनकम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका टैक्सेबल इनकम ये होगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर बिजनेस कर रहा है या प्रोफेशन कर रहा है, तो उसके लाभ से प्रॉफिट होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी के पास दुकान है, तो दुकान से मान लीजिए उसने एक साल में 10 लाख का सामान बेचा, तो 10 लाख के सामान बेचने पे वो टैक्स नहीं देगा, उसका खर्चा भी तो है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 लाख का सामान बेच रहा है से एक साल में, ठीक है, तो वो सामान को क्या 10 लाख उसका प्रॉफिट है क्या? नहीं। ये सामान लाया होगा 10 रुपए का, लेकिन बेच रहा है उसको 11 रुपए, तो प्रॉफिट एक ही हुआ ना, 1 रुपया पे लगेगा। समझ में आ रहा है? तो भले वो कितना का भी सामान बेचे, उस सामान में उसको खर्चा कितना हुआ उसको घटा दीजिए, तो फिर उसके बाद उसका प्रॉफिट निकालिए, तो उस प्रॉफिट पे लगता है। तो याद रखिए, अगर कोई अगर हमारा जॉब कर रहा है, तो जॉब कर रहा है तो उसको कोई खर्चा थोड़ी लग रहा है ना, कैसे थोड़ी कोई चीज़ लेके वो बेच रहा है, वो जॉब कर रहा है, तो जितना भी उसका पैसा हुआ वो उसका टोटल ग्रॉस इनकम हो गया, ठीक है। और उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा के टैक्सेबल इनकम। लेकिन कोई व्यक्ति अगर हमारा बिजनेस कर रहा है या प्रोफेशन कोई कर रहा है, तो उसमें हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं, और उसके फिर प्रॉफिट पे इनकम टैक्स हमारा लगता है। फिर रेंट इनकम, किसी को रेंट मिल रहा है, ठीक है, किराया, तो वो भी इनकम का ही पार्ट होता है। किसी ने कोई कैपिटल गेन किया, कैपिटल गेन मतलब किसी के पास कोई ज़मीन था, वो ज़मीन को उसने बेचा तो प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट भी उसका इनकम का ही पार्ट है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ है। तो कैपिटल गेन आगे हम देखेंगे क्या होता है। तो अगर कैपिटल समझिए ना, कोई भी आपके पास पूंजी है, जैसे कोई ज़मीन हो सकता है, कोई गाड़ी हो सकता है, सोना चांदी हो सकता है, शेयर हो सकता है, आपने खरीदा हो, या डिवेंचर है, तो जब उसको आप बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। तो वो प्रॉफिट जो होता है आपके इनकम का भाग हो जाता है, ठीक है, और फिर उसपे आपको इनकम टैक्स लगेगा, ठीक है। इसी तरह से कहीं से आपको कोई ब्याज, आपने किसी को लोन दिया था या बैंक में आपने पैसा डाला था, आपको ब्याज मिल रहा है, या फिर आपको रॉयल्टी भी मिल रहा है। रॉयल्टी भी एक तरह का समझ लीजिए इनकम हो गया। तो वो सारा जो चीज़ है आपका इनकम का स्रोत है, फिर टोटल इनकम कैलकुलेट होता है, और फिर उस पे जो है वो टैक्स लगता है। क्लियर हो गया? तो ये जो है आपका इनकम टैक्स का स्लैब है, ये चेंज हो गया है, इसलिए आप इसको इग्नोर छोड़ दीजिएगा। जब हम लोग बजट देखेंगे, है ना, 2026 का बजट, तो उसमें नया टैक्स स्लैब आएगा, तो उसमें हम लोग पढ़ लेंगे, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए। ये पुराना डेटा है, ठीक है, ये भी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। ये हम लोग जब इकोनॉमिक सर्वे और बजट पढ़ेंगे तो उसमें नया डेटा को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इनकम टैक्स आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स हमने देखा, इंडिविजुअल पे लगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे लगा, और पार्टनरशिप फर्म पे लगा, ठीक है। और जो कॉर्पोरेट टैक्स है इसको हम लोग निगम कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों हिंदी में? मित्रों, निगम कर, ठीक है। निगम कर मतलब जो कॉर्पोरेट पे लगता है, कंपनी पे लगता है, और कंपनी के क्या टोटल इनकम पे नहीं, कंपनी के प्रॉफिट पे। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो बिजनेस है या प्रोफेशन है उसमें हम लोग प्रॉफिट देखते हैं। तो ये भी एक तरह का कंपनी है, तो कंपनी जो है के प्रॉफिट पे जो टैक्स लगा जाता है उसको कॉर्पोरेट इनकम टैक्स हम लोग CIT बोलते हैं, और सिंपल में इसको हम लोग कॉर्पोरेट आयकर बोल सकते हैं, या सिंपल में कॉर्पोरेट कर या निगम कर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो कंपनी आपको पता है, कंपनी अलग होता है और कंपनी का मालिक अलग है। तो कंपनी जो पैसा कमा रहा है प्रॉफिट के रूप में, वो उस पे कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स देगा, निगम कर देगा, या कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, सिंपल समझिए। मान लीजिए एक व्यक्ति है, ए मतलब ABC बहुत सारा व्यक्ति है, ठीक है। या फिर मान लीजिए ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति ने, मान लिया अंबानी जी का लेते हैं, उन्होंने एक कंपनी बनाया रिलायंस वाला, या फिर धीरू भाई अंबानी ने बनाया, अभी तो फिलहाल मुकेश अंबानी ओनर है। तो मुकेश अंबानी कंपनी को, जियो को चला रहे हैं, और मान लीजिए ये कंपनी को, जियो नाम की कंपनी को प्रॉफिट जो हुआ एक साल में, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, 1,000 रुपया हुआ, ठीक है। तो कंपनी जो है अपने प्रॉफिट पे तो कॉर्पोरेट टैक्स देगा ही देगा,
इसके अलावा जो अंबानी जी हैं, देखो जब हम लोग अकाउंटिंग पढ़ते हैं, है ना, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है कंपनी का मालिक अलग होता है, ठीक है, और कंपनी अलग होता है, दोनों को हम लोग अलग अलग ट्रीट करते हैं। अगर कंपनी को मान लीजिए लॉस हुआ, तो ऐसा नहीं है कि अंबानी का घर बेच के इसको हम लोग करेंगे, क्योंकि कंपनी को अलग हम लोग ट्रीट करते हैं, देखते हैं, और कंपनी जो है का मालिक है अलग अलग करते हैं। हाँ, अगर किसी भी समझौता एग्रीमेंट के तहत ये लिखा गया होगा कि कंपनी का अगर लॉस होगा तो अंबानी जी का ये प्रॉपर्टी को बेच दिया जाएगा, तब वो ठीक है, कानूनी रूप से लिखा होगा तब। लेकिन अगर नहीं ऐसा है तो हम लोग कंपनी अलग हो, तो अंबानी जी का पैसा को हम लोग कंपनी के पैसे में अटैच करके नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी जो होता है वो अलग होता है और अंबानी जी अलग है। इसीलिए कंपनी जो प्रॉफिट कमा रहा है उस पे देगा ये कॉर्पोरेट टैक्स, और जो अंबानी जी जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो इनका इनका जो इनकम हो रहा है, ये सैलरी लेंगे, जियो कंपनी जो होगा इनको सैलरी देगा, तो उस पे ये देंगे इनकम टैक्स। समझ में आ रहा है? तो कंपनी देती है कॉर्पोरेट टैक्स, और जो इसका ओनर है वो देता है इनकम टैक्स। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि कानूनी रूप से हम लोग देखते हैं, दोनों जो है उसको हम लोग अलग अलग ट्रीट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कंपनी अलग होता है और बिजनेस अलग होता है, और इकोनॉमी के एंगल से हम लोग इसको देखते हैं। इसलिए कंपनी देगा कॉर्पोरेट टैक्स, और जो इंडिविजुअल होगा वो देगा इनकम टैक्स। ठीक है, कंपनी अपने प्रॉफिट पे टैक्स देता है और इंडिविजुअल जो है अपने इनकम पे टैक्स देता है, टैक्सेबल इनकम पे। ठीक है, तो कंपनी जो होता है वो कंपनी एक्ट 2019 के अंडर में रजिस्टर्ड होता है और उसको टैक्स देना है के लिए वो बाध्य है। ठीक है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स उसको देना है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंट का कॉर्पोरेट टैक्स का, ये भी आप छोड़ दीजिए कि कॉर्पोरेट टैक्स फिलहाल कितना है। ठीक है, तो ये क्योंकि अब जब हमारा बजट इकोनॉमिक सर्वे आएगा ना, तो उसमें हम लोग देख लेंगे कि कौन सी कंपनी कितना टैक्स देती है। अभी छोड़ दीजिए, वो चेंज होते रहता है और यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन भी नहीं पूछता है। ठीक है, हम लोग जब भी आएगा बजट इकोनॉमिक सर्वे, तो उसमें हम लोग बजट को और टैक्स को जो हम लोग थोड़ा अपडेट कर लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट को आप समझिए। फिर है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, जिसको न्यूनतम वैकल्पिक कर बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूनतम वैकल्पिक कर क्या होता था? नाम से ही पता, न्यूनतम कम से कम, वैकल्पिक मतलब एक विकल्प है, और कर मतलब तो आप समझ रहे हैं। तो एक विकल्प के तौर पे लिया जाने वाला कम से कम जो टैक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूनतम वैकल्पिक कर। विकल्प क्या होता है दोस्तों? अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो वो कीजिए, सिंपल यही होता है विकल्प, यही होता है अल्टरनेटिव। तो ये जो है, आप ये देखा जाता था कि बहुत सारी कंपनी जो है क्या करती थी, अपना प्रॉफिट को, ठीक है, कम करके दिखाती थी, प्रॉफिट को कम करके दिखाती थी। ठीक है, और प्रॉफिट को कम करके दिखाती थी वो इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स एक्ट में। तो जब वो इनकम टैक्स अपना फाइल करती थी, ठीक है, तो वो दिखाती थी कि हम जो है मेरा प्रॉफिट बहुत कम है। लेकिन वही जब उसको कोई चीज़ का बेनिफिट लेना होता था सरकार का, ठीक है, राइट, तब वो दिखाती थी कि हम मेरा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसी कंपनी जो अपना प्रॉफिट जानबूझ के बहुत कम दिखाती है, ठीक है, तो उन कंपनियों पे लगाया जाता है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। ठीक है, समझ में आया? अब देखो प्रॉफिट को कम करके कैसे दिखाना है। मान ली सरकार, ये जो कंपनी है बेच रही है 100 रुपया, और दिखा रही है कि इसमें बेचने में 20 रुपया मेरा खर्चा है, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 80 रुपीज़। सरकार प्रॉफिट ले रहा है टैक्स किस पे? 80 रुपीज़ पे। कल को ये कंपनी ये दिखा दे कि 100 रुपीज़ था मेरा इनकम, लेकिन मेरा खर्चा जो था वो 95 रुपीज़ था, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 5 रुपीज़। अब देखिए सरकार जो है वो कितना पे टैक्स लेगा? 5 रुपये पे, तो सरकार को टैक्स कम मिलेगा। तो ऐसे केस में जब कंपनी अब जो है अपना बुक, अपना प्रॉफिट को बहुत कम दिखाती है, ठीक है, जो, ठीक है, तो वैसे कंपनी पे टैक्स लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है लाया गया था 1997-98 में लाया गया था इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 115 जेबी में। सेक्शन याद करने का जरूरत नहीं है, बस याद रखिए मिनिमम अल्टरनेट टैक्स जो है वो इनकम टैक्स एक्ट के अंडर में लगता है। 1997-98 में ये स्टार्ट किया गया था, और इसको उन कंपनियों पे लगाया जाता है जो अपना टैक्स को जीरो दिखाती है, या जीरो टैक्स जो दिखाती है कि टैक्स हमको नहीं देना है। क्यों? क्योंकि वो अपना खर्चा को ज़्यादा दिखा के जी टैक्स प्रॉफिट को जीरो कर लेती है। तब सरकार क्या करता है, जो बुक प्रॉफिट होता है उस पे लिया जाता है। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स जो है वो बुक प्रॉफिट का 18.5% है। क्या होता है बुक प्रॉफिट? आप कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स इसलिए लगाया जाता है क्योंकि कंपनी जो है वो अपना इनकम को निकालती है, इनकम टैक्स एक्ट के अंडर में का यूज करके वो इनकम निकालती है। क्लियर है? समझ में आया? लेकिन जब कंपनी एक्ट के अंडर में वो बुक प्रॉफिट को लिखती है, तो कंपनी करती है कि बुक प्रॉफिट को अपना जो है वो अधिक दिखाती है। ठीक है, बुक प्रॉफिट को अधिक दिखाती है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट उसका होता है, जो इनकम टैक्स के अंडर में वो इनकम दिखा रही है, जिस पे कंपनी को टैक्स लगेगा, है ना, वो कम दिखा देती है।
समझे? तो टैक्सेबल इनकम को वो बहुत ज़्यादा कम दिखा देती है वो कंपनी, ठीक है? जिस पे टैक्स देना है, जो नेट प्रॉफिट है उसको बहुत कम दिखा देती है। लेकिन कंपनी एक्ट के अंडर में जो बुक प्रॉफिट दिखाती है वो ज़्यादा दिखाती है, क्योंकि उसको बेनिफिट होता है, वो अलग-अलग चीज़ का बेनिफिट ले लेती है। लेकिन इनकम टैक्स में एक्ट में उसको टैक्स देना है, इसलिए वो नेट प्रॉफिट को, जो टैक्सेबल इनकम है उसको कम दिखा देती है। तो ऐसे केस में सरकार बोला है कि तुम ही बहुत तेज़ है, बताता हूँ। तुमने जो कंपनी एक्ट के अंडर में बुक प्रॉफिट लिखा है, हम उसी पे जो है 18.5%, ये चेंज होते रहता है, बस ये समझिए 18.5% के आसपास टैक्स को लगा देगा, कि जो आपने कंपनी एक्ट के अंडर में बुक प्रॉफिट दिखाया है वो, ठीक है? तो उसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। तो इसमें उसके प्रॉफिट पे टैक्स नहीं लिया जा रहा है, बुक प्रॉफिट मतलब जो इनकम टैक्स में दिखाया जाता है उसके नहीं लिया जा रहा है। एक उसके जगह विकल्प किया गया है कि बुक प्रॉफिट पे लगाएंगे, जो आपने कंपनी एक्ट में दिखाएंगे। तो एक तरह का वैकल्पिक टैक्स लगाया जा रहा है, अल्टरनेट टैक्स, इसलिए इसको बोलते हैं मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, ठीक है? क्लियर है? और मिनिमम क्यों? कि कम से कम आपको इतना तो देना ही पड़ेगा, 18.5% ऑफ बुक प्रॉफिट, ठीक है? अगर आपको इससे ज़्यादा बन रहा है तो ज़्यादा दीजिएगा, लेकिन कम बनेगा तो कम नहीं देना, आपको कम से कम इतना देना ही देना है, ठीक है? तो एमएटी इसलिए लगाया जाता है क्योंकि कंपनी जो है छूट और कटौतियों के कारण जो उसका टैक्सेबल इनकम है उसको बहुत ज़्यादा कम करके दिखाती थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो गवर्नमेंट ने मैट लेके आया, ताकि जो है कम से कम ऐसी कंपनी जो अपना टैक्सेबल इनकम को बहुत कम दिखाती है, वो कम से कम मिनिमम अल्टरनेट टैक्स तो देगी, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दोस्तों, ये भी पहले टैक्स हुआ करता था, अभी हम लोग डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं, तो ये भी जो है वो डायरेक्ट टैक्स ही हुआ करता था। सिंपल सा चीज़ है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपने जो है, एक कंपनी है बी नाम का, आपने उसका शेयर खरीदा। आप ए हैं, आप बी कंपनी का शेयर खरीदे 100 रुपये में, ठीक है? राइट? अब कंपनी को दोस्तों प्रॉफिट होगा, कंपनी को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो चूंकि आप इस कंपनी का शेयर होल्डर हैं, तो कंपनी का जो भी लाभ हो रहा है, लाभ जो कंपनी को हो रहा है लाभ, तो उसका एक टुकड़ा जितना भी आपका शेयर है उसमें, उसको आपको देगी। तो जो भी कंपनी का डिविडेंड प्रॉफिट है, लाभ है, ठीक है, उसका एक पार्ट आपको मिलेगा ना, अंश। तो कंपनी का लाभ को बोलते हैं, मतलब समझिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड, और हिंदी में लाभांश। तो आपने कंपनी का कोई शेयर खरीदा, कंपनी जब ग्रो करेगी तो आपका शेयर का मूल्य भी बढ़ेगा, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। तो जितना आप मान लीजिए इस कंपनी में आपने 1% शेयर खरीदा, कितना शेयर खरीदा? 1% शेयर खरीदा, तो कंपनी को जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसका 1% आपको मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए। तो उसी को बोलते हैं डिविडेंड, मतलब लाभांश। तो जब भी कंपनी जो है, तो कंपनी को जितना भी लाभ होता है, ठीक है, जितना भी कंपनी का लाभ होता है, ठीक है, जितना भी कंपनी का क्या होता है, लाभ होता है, तो उसको बोलते हैं, मतलब उसको क्या बोलते हैं, लाभ बोलते हैं, ठीक है। और फिर वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है, उतना डिविडेंड जो है आपको दिया जाता है, ठीक है। तो जो भी पैसा आपको दिया जा रहा है वो आपके लिए क्या है, इनकम है, आपके लिए क्या है, इनकम है। तो कंपनी पहले क्या करती थी कि जैसे कि मान लीजिए आपको कंपनी को जितना कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, मान लीजिए कंपनी को 1000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, ठीक, और आपको डिविडेंड देना है, मान लीजिए 100 रुपीज़ आपको देना है। तो कंपनी क्या करती थी, 100 रुपीज़ देने से पहले जो भी डिविडेंड का टैक्स का रेट होता था, मान लीजिए 10% या 15% है, तो 100 रुपया देने से पहले आपको 15 रुपया काट लेती थी, आपको देती थी 85 रुपीज़। और ये 15 रुपये जो है वो सरकार के पास जमा कर देती थी, कौन? कंपनी। ठीक है, समझ में आया? तो आपको मिलेगा कितना, 85 रुपीज़ आपको मिलना था, 100 रुपये, ठीक है, राइट? तो ये जो आपको पैसा मिल रहा है ये आपका इनकम का स्रोत है ना? ये एक तरह इनकम है, क्योंकि आपने वो डायरेक्ट मिल रहा है। अगर ये टैक्स, अगर ये हमारा, क्योंकि ये लिया जा रहा है आपसे, ठीक है, राइट, अगर ये बढ़ेगा, ठीक है, तो ये आपका ये नुकसान इसी को होगा, क्योंकि ये जो 100 रुपया था वो इसके लिए इनकम था, अगर बढ़ेगा तो इसी को नुकसान होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऐसा टैक्स को हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बोलते हैं। तो डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, डिविडेंड कौन दे रहा है, कंपनी दे रहा है, किसको, शेयर होल्डर को। तो डिविडेंड को देने से पहले, ठीक है, वो एक टैक्स जिसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बोलते हैं काट के सरकार को देता था, और बाकी पैसा आपको दे देता था। तो वैसे को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बोलते थे, जो ग्रॉस डिविडेंड पे 15% लगता था, ठीक है। और इसको इनकम टैक्स के एक्ट के अंडर में लगाया जाता था, ठीक है। और पहले सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देती थी सरकार को। अगर कोई आपने फॉरेन कंपनी, उसमें अगर आपने शेयर खरीदा और आपको डिविडेंड हो रहा है,
तो उसमें नहीं वो टैक्स आपको कट के मिलेगा, पूरा पैसा आपको मिल जाएगा, सरकार को पैसा नहीं मिलता था। लेकिन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स डोमेस्टिक कंपनी से लिया जाता था, ठीक है। सरकार ने क्या किया, 2004 में इसको लेके आया था और 2020 में इसको हटा दिया। मतलब अब कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगता। आपने अगर कंपनी को 1000 करोड़ या 1000 या 10,000 करोड़ का ग्रॉस डिविडेंड हुआ है और जितना भी आपका शेयर है उतना जो है आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। अगर 100 रुपया बन रहा था तो 100 रुपया आपका मिल जाएगा। तो ये जो 100 रुपया है, तो अब क्या, अब इस पे टैक्स तो सरकार नहीं ले रही है, क्या लेगी सरकार, लेकिन ये जो 100 रुपया है ना, वो आपका अब टोटल जो इनकम है उसमें ऐड हो जाएगा। जैसे पहले इनकम आपको 5,000 था, ठीक है, तो ये जो 100 रुपया आपको डिविडेंड के रूप में मिला वो इसमें जुड़ जाएगा। अब आपका इनकम कितना होगा, 5100। अब इस पे इनकम टैक्स लगेगा। तो सरकार अभी भी टैक्स ले रही है, लेकिन पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के रूप में लेती थी टैक्स, ठीक है। जो डिविडेंड होता था और वो टैक्स कंपनी जमा करती थी, आपसे काट के देती थी सीधे सरकार को। लेकिन अब जो है, जो 5100 है, उस पे आप, ये आपका इनकम का स्रोत हो गया 100, अब आप इसे इनकम टैक्स देंगे, ठीक है, समझ में आया। तो अब जब ये टैक्स हट गया है, तब जो डिविडेंड है वो आपका शेयर होल्डर के पास चला जाता है पैसा, और वो उसका इनकम का पार्ट हो जाता है, और उस पे आप इनकम टैक्स देते हैं, ठीक है। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हट गया है। अब जो डिविडेंड है वो इनकम में जुड़ जाता है, और वो आपका इनकम का पार्ट हो जाता है, और उस पे क्या लगता है, इनकम टैक्स लगता है, ठीक है। सिंपल है, क्लियर है। तो ये भी देखिए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या था, डायरेक्ट टैक्स था, क्योंकि ये आपका इनकम का स्रोत है, और इनकम भी एक तरह का इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। तो ये चीज़ है। दूसरा है नेक्स्ट है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो सिक्योरिटी मतलब समझते हैं प्रतिभूति। जैसे आप कोई कंपनी का शेयर खरीदते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं, डिवेंचर खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, जो शेयर मार्केट से आप खरीद रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज से, उसको सिक्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। और ट्रांजैक्शन, जब सिक्योरिटी का खरीद बिक्री हो रहा है, ट्रांजैक्शन मतलब ये होता है आपने पैसा दिया और कंपनी ने आपको शेयर दिया, तो एक ट्रांजैक्शन हुआ। फिर आपने शेयर बेचा और कंपनी ने आपको पैसा दे दिया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन होना। इसमें हम लोग प्रॉफिट नहीं देख रहे हैं क्या, कि आपका जो, देखिए, आपका जो प्रॉफिट हो रहा है शेयर को खरीदने से या बेचने से, ठीक है, आपने शेयर खरीदा 100 रुपये का, ठीक है, शेयर खरीदा 100 रुपये का, आप इसको आप बेच रहे हैं, ठीक है, 150 रुपये में, ये 50 रुपीज़ आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो उस पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स नहीं लगेगा, इस पर तो फिर आपको जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स तो खत्म हो गया, ये इनकम का पार्ट हो जाएगा, फिर आपको वो सब लगेगा। लेकिन सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स को, जैसे आपने शेयर खरीदा या फिर बेचा, ठीक है, तो एक लेन देन हो रहा है, ठीक है, सिंपल सा, तो उस पर टैक्स लगता है, उसको सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स बोलते हैं। प्रतिभूति नाम ही है लेन देन, आपके यहाँ से पैसा जा रहा है, आपको शेयर मिल रहा है, या फिर आपने शेयर बेचा तो आपको पैसा मिल रहा है, तो उसको प्रतिभूति लेन देन, तो उस पर टैक्स लगता है, और ये टैक्स बहुत कम होता है। ये 2004 में लाया गया था, ठीक है। और ये कब लिया जाता है, जब भी शेयर मार्केट में, जो मतलब स्टॉक एक्सचेंज में, जब भी सिक्योरिटी का खरीद बिक्री होता है, ये आपके प्रॉफिट पे नहीं लग रहा है, बस इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि आप शेयर का लेन देन कर रहे हैं। तो ये शेयर पे, डिबेंचर पे, बॉन्ड पे, इक्विटी म्यूचुअल फंड पे लिया जाता है। क्या होता है शेयर, क्या होता है डिबेंचर, क्या होता है बॉन्ड, ये सब हम लोग जब कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो कैपिटल गेन टैक्स हो रहा है उसके चोरी को रोकना, ठीक है। कैपिटल गेन टैक्स जो हो रहा है उसके चोरी को रोकना। कैपिटल गेन टैक्स मतलब आपने शेयर खरीदा, ठीक है, लंबे समय तक रखा, उसको बेचे, और फिर आपको प्रॉफिट हुआ, लेकिन आपने टैक्स नहीं दिया, चोरी कर लिया, क्योंकि सरकार के पास मान लिया नहीं पता चला। लेकिन अगर एक बार सिक्योरिटी का ट्रांजैक्शन हो चुका है तो सरकार के पास डिटेल आ जाएगा, ठीक है, और उस पर टैक्स लिया रहेगा, तो आपको पता रहेगा हाँ भाई इतना रुपए का टैक्स आपने पहले दिया, सरकार के पास डिटेल रहेगा। तो फिर अगर उस पर प्रॉफिट हो रहा है तो उस पर जो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, तो उस पर वो भी सरकार फिर आपसे ले लेगी। तो मेन इसका यूज यही है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का, कि इस कैपिटल गेन टैक्स को ये कर्व करता है, पूंजीगत लाभ कर की चोरी को रोकता है। कितना लिया जाता है, अगर आप इक्विटी को खरीद रहे हैं, मतलब कोई शेयर वेयर को खरीद रहे हैं जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड नहीं है, तो आपको बायर और सेलर दोनों को 0.1% लगता है। जो शेयर को बेच रहा है उस पर भी 0.1% लगेगा। 0.1% किसका, मान लीजिए 100 रुपये का शेयर था, तो आपको 0.1% मतलब कितना हो गया इसका, 10 पैसा आप पे टैक्स लगेगा, दोनों पे, जो खरीद रहा है वो भी और जो बेच रहा है वो भी, अगर वो म्यूचुअल फंड वाला चीज़ नहीं है। लेकिन वही अगर इक्विटी जो है वो म्यूचुअल फंड वाला है, म्यूचुअल फंड समझते हैं, जहाँ पे बहुत सारी कंपनियों का शेयर को खरीद बिक्री किया जाता है, ठीक है। तो आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन जो टैक्स होता है, एसटीटी मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, प्रतिभूति लेन देन कर, वो सिर्फ और सिर्फ सेलर पे, जो बेच रहा है वो उस पे लिया जाता है, याद रहेगा, विक्रेता से। तो अगर इक्विटी शेयर वाला सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन को किया जा रहा है तो दोनों पे लिया जाएगा 0.1%, ठीक है, बायर सेलर पे। और अगर म्यूचुअल फंड वाला आप इक्विटी को खरीद बिक्री कर रहे हैं तो सिर्फ सेलर पे लगेगा, जो बेच रहा है उस पे लगेगा, ठीक है, हो गया।
नेक्स्ट देखते हैं बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स। नाम से ही पता चल रहा है, बैंक में अगर आप कैश में लेन देन कर रहे हैं, ठीक है, बैंक से पैसा कैश में निकाल रहे हैं या फिक्स डिपॉजिट से निकाल दे रहे हैं, तो आपके कैश निकलने पे जितना का कैश हुआ उतने उसके रिस्पेक्ट में सरकार टैक्स लेती है। क्यों ऐसा कर रही है? ताकि कैश में लेन देन आप कम करें, ठीक है, और डिजिटल पेमेंट, ठीक है, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दें। तो ये जो बैंक में हम लोग कैश में लेन देन करते हैं तो उस पे लगता है, अभी इसका लिमिट है, ऐसा नहीं है कि 100 रुपये लगाएंगे तो टैक्स लग जाएगा, वैसा नहीं है। 2005 में इसको स्टार्ट किया गया था और इसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति, ये चेंज होते रहता है, मोटा मोटा समझिए, कोई भी व्यक्ति ज़्यादा पैसा बैंक से निकाल रहा है, मान लीजिए एक दिन में 25,000 रुपीज़ से अधिक कोई इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अगर पैसा निकाल रहा है, तो जितना भी पैसा उसने निकाला है उस पे क्या 0.1% लगेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई किसी ने 25,000 निकाला है, ठीक है, तो मतलब 25,000 से अधिक है ये, 25,000 से अधिक निकाला है, जैसे मान लीजिए आपने 30,000 निकाला है, इसका 0.1% निकाल लीजिए, जितना भी होगा उतना आप पे टैक्स लगेगा, ठीक है। इसका कितना होगा? 0.1%, ठीक है, आप निकालिए, 2020 कटेगा, मतलब 30 रुपया। तो 30,000 रुपया अगर आप निकाल रहे हैं तो आपका 30 रुपया जो है वो मतलब 0.1% आपका सरकार टैक्स ले लेगी, ठीक है, समझ में आया? तो ये चीज़ है, बस मोटा मोटा समझना है कि बैंक अगर अधिक पैसा आप कैश में लेन देन कर रहे हैं, किसी से कैश बैंक से निकाल रहे हैं, यहाँ पे बैंक लिखा हुआ है ना, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, तब आपको बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स लगेगा। या तो बैंक से अपना खाता से कैश निकाल ले रहे हैं, या फिर आपका जो फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट को तोड़वा रहे हैं, ठीक है, उसको खत्म कर रहे हैं और फिर उससे कैश निकाल ले रहे हैं, तो उस दोनों केस में जो है बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स, बैंकिंग नगद लेन देन कर आपको लिया जाता है। कितना लिया जाता है? जनरली 0.1%, अगर आप 25,000 से अधिक का एक दिन में करते हैं तो, ठीक है, क्लियर हो गया। तो 2009 में इसको जो है समाप्त कर दिया गया था और 2017 में फिर से एक हमारा जो चीफ मिनिस्टर का कमेटी था उसने रिकमेंड किया था कि दोबारा से इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला था, ताकि लोग जो है कैश का यूज़ कम करें और डिजिटल पेमेंट का ज़्यादा करें, तो डिजिटल पेमेंट बढ़ेगा। नेक्स्ट हमारा है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। तो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स जो है, फिलहाल ये जो हमारा बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स है ये भी खत्म हो चुका है, ठीक है, बाकी बजट में अपडेट आएगा तो वो हम लोग कर लेंगे। अभी आप कॉन्सेप्ट को समझिए, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स बहुत सिंपल सा चीज़ है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, आपको सैलरी दे रहा है 10,000 रुपये, लेकिन साथ में 5,000 रुपये का अलग से कंपनी आपके लिए क्या कर रहा है, इसमें आपको जिम का सब्सक्रिप्शन दे दिया, ठीक है, कैंटीन का दे दिया, फ्री में मूवी का टिकट दे दिया, पार्लर का दे दिया। तो अगर ये कंपनी आपको नहीं देता तो ये आपका इनकम होता है 5,000 रुपये। अगर आप खुद से भी अगर जिम जाते हैं, पार्लर जाते हैं, तो ये आपको खर्चा होता है ना 5,000 रुपये। तो सरकार क्या कर रही है, सरकार ने क्या किया था, 2005 में लेके आया था फ्रिंज बेनिफिट टेस्ट। क्या होता है फ्रिंज बेनिफिट टेस्ट? अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, अगर आप नियोक्ता अपने कर्मचारी को जो भी सुविधा देता है, ठीक है, जैसे ये सारा सुविधा, चाहे वो टेलीफोन का बिल या जो है टिकट दे देना कम दाम पे, ठीक है, तो जितना भी का भी वो एक्स्ट्रा पैसा के रूप में, एक्स्ट्रा मतलब बेनिफिट के रूप में एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयर कर रहा है, वो हुआ फ्रिंज बेनिफिट, मतलब सैलरी के अलावा अलग सा बेनिफिट जो है एम्प्लॉयर उसको दे रहा है। तो ये जो एक्सेस बेनिफिट दे रहा है, चाहे वो, उसको फ्रिंज बेनिफिट बोलते हैं, चाहे वो टेलीफोन रिइंबर्समेंट में या कंसेशनल टिकट में, तो इस पे सरकार जो है, चूँकि ये इस व्यक्ति का इनकम के रूप में है तो डायरेक्ट टैक्स है, इसलिए सरकार इस पे फ्रिंज बेनिफिट टैक्स लेती है, ठीक है। और किससे लेगी? ज़ाहिर-सी बात है, आपको इसी रुपया पे लगाएगा, है ना। तो ये जो टैक्स है जो एम्प्लॉयर पे लगता है, क्योंकि एम्प्लॉयर ने बेनिफिट दिया है तो उस पे लगेगा, उन बेनिफिट पे जो वो एम्प्लॉय को दिया है, ठीक है। तो और ये भी आपका डायरेक्ट टैक्स है। और इस जनरली कितना होता था, तो जितना का उसने बेनिफिट दिया उसका 30% होता था, ठीक है। बाद में 2009 में इसको खत्म कर दिया गया। फ्रिंज बेनिफिट टेस्ट जो टैक्स है, फ्रिंज बेनिफिट कर वो आप नहीं लगता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वेल्थ टैक्स। तो वेल्थ टैक्स के लिए भी हमारे पास कानून है, संपत्ति कर इसको बोलते हैं हिंदी में। तो संपत्ति कर अधिनियम हमारे पास 1957 का, ये किस पे लगता है? तो ये इंडिविजुअल के नेट वेल्थ पे लगता है, मतलब शुद्ध संपत्ति पे, या फिर हिंदू अनडिवाइडेड जो फैमिली है उसके नेट वेल्थ पे लगेगा, या फिर कोई कंपनी के नेट वेल्थ शुद्ध संपत्ति पे लगता है, जैसे उस पर गाड़ी है, घर है, बंगला है, उस पे लगता है। इसके लिए जो हम निकालते हैं मूल्य, कि उसका मूल्य कितना है, वो जो प्रॉपर्टी आपके पास है वो किस डेट का निकालेंगे? 31 मार्च का, क्योंकि आपको पता है 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है। तो 31 मार्च में जो भी आपके पास प्रॉपर्टी था 31 मार्च को, उसका मूल्य उस समय कितना था, ठीक है। तो उसका मूल्य, मान लीजिए उसका मूल्य 30 लाख से अधिक था, जो भी आपका नेट वेल्थ था। नेट वेल्थ में लैंड आएगा, भूमि भवन,
मोटर कार, गाड़ियाँ, गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी, या आपके पास कैश इन है, कैश भी है अगर 50,000 से अधिक, तो वो भी आपका वेल्थ में पहले इंक्लूड होता था और उस पे 1% टैक्स आपका नेट वेल्थ पे लगता था। ठीक है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप फर्म के होंगे या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी या पॉलिटिकल पार्टी या कोई ट्रस्ट होगा, ठीक है, तो उस पे नहीं लगता था। तो इस तरह का वेल्थ टैक्स लगता था। ये भी आपका इनकम डायरेक्ट टैक्स था, क्योंकि आप ही इसको देंगे और आप ही से ये आपका बोझ भी इसी पे पड़ेगा। बाद में सरकार ने 2016 में इसको खत्म कर दिया। तो वेल्थ टैक्स आपको समझ में आया, डायरेक्ट टैक्स था और नेट वेल्थ पे लगता था। ठीक है। तो ये बस इतना आपको समझना है, अभी उसका कोई कंडीशन मतलब नहीं है, वो खत्म हो चुका है, अब नहीं लगता है। फिर है प्रोफेशनल टैक्स, हिंदी में इसको बोलते हैं वृत्ति कर और इसको पेशा कर भी बोल सकते हैं। देखिए, जो इनकम टैक्स होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और उसी का पैसा वही रख लेती है। लेकिन जो प्रोफेशनल टैक्स होता है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है और कलेक्ट करते हैं और अपने पास रखती भी है। ठीक है। जैसे हम लोग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं, तो सरकार को इनकम टैक्स तो देते ही हैं। इसके अलावा जिस स्टेट में आप जॉब कर रहे हैं उस स्टेट का गवर्नमेंट भी एक टैक्स लगाएगा, जिसको बोलते हैं प्रोफेशनल टैक्स, पेशा कर, वृत्ति कर। ठीक है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट लगाता है, कलेक्ट करता है और अपने पास रखता है। तो ये प्रोफेशनल्स पे लगता है। पेशा जो करता है, डॉक्टर, इंजीनियर, या जो सैलरीड एम्प्लॉय जिसको सैलरी मिल रहा है, उस पर भी ये लगता है। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे सीए हो गया, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, या कोई भी। ठीक है। तो डायरेक्ट जो टैक्स है इनकम टैक्स, उससे ये थोड़ा अलग है और ये ज़्यादा नहीं है, आपका 250-300 रुपया एक महीना लगता है। ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा प्रोफेशनल टैक्स, जो ये भी एक डायरेक्ट टैक्स है और कौन लेता है, स्टेट गवर्नमेंट लेता है और कलेक्ट भी करता है। क्लियर है। तो अगर हम देखें कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है 2004 में आया था, खत्म हो गया। बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ था, आया था, 2009 में खत्म हो गया। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स 2005 में आया था, 2009 में खत्म हो गया। वेल्थ टैक्स 1957 में आया था और ये खत्म हो गया। ठीक है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हमने बताया 2020 में खत्म हो गया। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है वो अभी है फिलहाल, और वो कैपिटल गेन टैक्स के जो चोरी होता है उसको बचाने के लिए किया जाता है। बैंकिंग का ट्रांजैक्शन टैक्स खत्म हो चुका है। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स खत्म हो चुका है। प्रोफेशनल टैक्स खत्म हो चुका है। प्रोफेशनल टैक्स जो है हमारा पेशा कर, वो अभी लग रहा है और वो राज्य सूची में स्टेट सब्जेक्ट में आता है और स्टेट गवर्नमेंट उसको लेती है और कलेक्ट करती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, इसको बोलते हैं गूगल टैक्स। ठीक है। क्योंकि ये गूगल कंपनी के कारण न्यूज में था उस समय 2016 में। वैसे इसका नाम है इक्विटाइजेशन लेवी, समानीकरण उपकर। समानीकरण मतलब इक्वल करना के लिए टैक्स लगाया जा रहा है। ठीक है। लेवी का मतलब टैक्स हो गया। तो इसको 2016 में लाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्या होता है अभी आपको पता चलेगा। इसको अखिल रंजन समिति के रिकमेंडेशन पे, सिफारिश पे भारत में गूगल टैक्स लाया गया था। इसके पहले बहुत सारा देश ऑलरेडी ये टैक्स ला चुका था। तो इस टैक्स को हम लोगों ने फाइनेंस एक्ट 2016 के तहत इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, गूगल टैक्स। मैंने बताया था कोई भी टैक्स लाना है तो कोई एक्ट के अंडर लाना पड़ेगा। तो फाइनेंस एक्ट के अंडर में लाया और बाद में इसको इनकम टैक्स के में हम लोगों ने मर्ज किया। तो गूगल टैक्स या इक्विलाइजेशन लेवी जो है इनकम टैक्स के अंडर में लिया जाता है। इसको ग्लोबली, वैश्विक स्तर पे इसको गूगल टैक्स कहते हैं। क्यों क्यों इसको गूगल टैक्स कहते हैं, या फिर क्यों हम इस टैक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो, मान लीजिए एक कंपनी है, गूगल है, ठीक है, फेसबुक है, ठीक है, गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है। ठीक है। ये पता है आपको, ये सब जो है कंपनियां इंडिया में, ठीक है, अपना सर्विस को बेच रही है। ठीक है। राइट। और ये सारी जो कंपनियां हैं वो इंडिया की रेसिडेंट कंपनी नहीं है, इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो विदेश में हुआ है। सारे कंपनी इंडिया के बाहर की है। लेकिन ये कंपनी जो है अपना ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट इंडिया में करता है। आप देखिए गूगल या फेसबुक या ट्विटर पे बहुत सारा एडवर्टीजमेंट आता है और उसको कंज्यूम कौन करता है, भारत के लोग। भारत के लोग से वो पैसा जो है कंपनी कमा रही है एडवर्टीजमेंट के थ्रू, गूगल, फेसबुक या ट्विटर से। और बदले में ये कंपनी, मान लीजिए ए नाम की कोई कंपनी है, ठीक है, या कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये अपना एडवर्टीजमेंट करवा रही है गूगल से, फेसबुक से, ट्विटर से। और ये व्यक्ति जो है वो कहाँ का है भाई, इंडिया का है। और ये कंपनी जो अपना सब चीज़ दिखा रही है अपना डिजिटल तरह से, वो कहाँ पे दिखा रही है, इंडिया में। लेकिन रजिस्टर कहाँ पे है, वो विदेश में। लेकिन पैसा कहाँ से कमा रही है, इंडिया में। और कौन दे रहा है पैसा, कंज्यूमर दे रहा है और ये व्यक्ति दे रहा है। तो ये जो ए नाम का व्यक्ति जितना भी इसको पैसा दे रहा है ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट कराने के लिए, जो भी डिजिटल सर्विस ये दे रही है ना, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट हो गया या ब्लॉगिंग के लिए, जो भी ए को दे रही है और बदले में ए पैसा दे रहा है। ठीक है। लेकिन गूगल जो है, ये जो ए जो पैसा दे रहा है, ये गूगल के लिए क्या है, एक तरह का इनकम है क्योंकि पैसा कमा रही है। लेकिन ये टैक्स नहीं देगी, ये टैक्स इंडिया को नहीं देगी, लेकिन कमा रही है पैसा। ये वाला जो ए दे रहा है पैसा, वो किससे कमा रहा है, इंडियन से कमा रहा है।
लेकिन ये पैसा दे रही है कहाँ? अमेरिका में। तो सरकार ने बोला कि देखो, ये जो भी नॉन रेसिडेंट कंपनी है, जैसे जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, जो गैर अस्थायी कंपनी जो है भारत में, जिसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट भारत में नहीं है, ठीक है, अस्थायी स्थापना नहीं है, वैसी कंपनियों पे ये लागू होगा। और जो भी पेमेंट उसको उस देश से मिलेगा, जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया से जो भी पेमेंट मिलेगा, उस पे जितना भी पेमेंट पे 6% टैक्स जो है वो सरकार लेगी, और उसको बोला जाएगा इक्विलाइजेशन लेवी के रूप में उसको बोला जाएगा। चूंकि ये टैक्स जो था वो गूगल के लिए कारण न्यूज में था, इसलिए उसको गूगल टैक्स बोलते हैं। समझ में आया? तो ये जो टैक्स है वो 6% लिया जाता है किस पे? जो भी नॉन रेसिडेंट कंपनी है, जैसे है जो इंडिया में जिसका परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, भारत में स्थायी स्थापना नहीं है, जैसे गूगल, फेसबुक, ट्विटर, ठीक है। तो इस कंपनी को जो भी पेमेंट किया जा रहा है, ठीक है, उस देश से, उसके 6% जितना भी पेमेंट पे, सिक्स जितना भी पेमेंट है उसका 6% टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, तो यह उन कंपनियों पर लागू होता है जिनका भारत में स्थायी स्थापना नहीं है, या गैर निवासी कंपनियों को किए गए भुगतान पर 6% की दर से लगाया जाता है। और ये इसमें बहुत सारा चीज़ कवर होता है। जैसे ये जो कंपनियां हैं, रेस्टोरेंट कंपनी, वो डिजिटल सर्विस दे रही है, जैसे ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट या और भी सारा चीज़, तो उस पर ये लगता है। एग्जाम्पल है गूगल, फेसबुक, ट्विटर पे। और ये जो है इंडिया ने ओईसीडी का एक, ओईसीडी जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इसने लाया था बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। कंपनियां क्या करती थी, ये दिखाती थी कि हम टैक्स को कहीं और पे दे रहे हैं, टैक्स को कहीं और दे रहे हैं, आपके यहाँ पे टैक्स हम नहीं देंगे। तो उसी के रिस्पांस में, ओईसीडी के रिस्पांस में, जिसको हम लोग बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग बोलते हैं, बीईपीएस, आगे हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसी का प्रतिक्रिया में भारत ने जो है गूगल टैक्स लेकर आया बोल। ठीक है, और ये चूंकि ये जो टैक्स है वो इनकम है एक तरह का, है ना, ये जो पैसा कंपनी को मिल रहा है वो उसका इनकम है, इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स के में रखते हैं। ठीक है, और ये उस पे लगता है, जैसे कि आप जो कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप पेमेंट कम से कम 1 लाख रुपया कर रहे हैं, या 1 लाख से अधिक करें, तभी जो है आपको, तभी उस कंपनी को 6% देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 50,000 पेमेंट किया गूगल, फेसबुक या ट्विटर को, तो उस पर नहीं लगेगा। कम से कम पेमेंट 1 लाख से अधिक होना चाहिए, तो उस पर जो है 6% लगेगा। ठीक है, तो ये जो टैक्स है वो इंडियन, ये जो कंपनी होती थी दोस्तों, ठीक है जी, पहले जो नॉन रेसिडेंट कंपनी है जो होती थी वो टैक्स नहीं देती थी। लेकिन जो इंडियन रेसिडेंट कंपनी है वो अगर ऑनलाइन सर्विस, वो भी तो ऑनलाइन सर्विस दे रही है इंडिया में, वो भी एडवर्टीजमेंट से, इंडिया की मान लो कंपनी है टीसीएस, विप्रो, वो भी अपना ऑनलाइन सर्विस इंडिया के लोगों को दे रही है। और उससे जो भी पैसा वो कमा रहा है वो इन्फोसिस, विप्रो का इनकम है, और सरकार उसमें इनकम टैक्स लेगी। लेकिन जो विदेशी कंपनियां होती थी जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस पर तो सरकार टैक्स नहीं ले सकती, इसलिए सरकार ने जो है इक्वल करने के लिए डोमेस्टिक कंपनी पे सरकार टैक्स ले लेती थी, लेकिन फॉरेन कंपनी जो रजिस्टर्ड नहीं है इंडिया में उस पर नहीं ले सकती थी। दोनों को इक्वल करने के लिए टैक्स लेकर आया, इसलिए उसका नाम है गूगल टैक्स या इक्विलाइजेशन लेवी, सामान्यीकरण उपकर। क्लियर हो गया समझ में आया क्यों इसको इक्विलाइजेशन लेवी बोला जाता है? अब नॉन रेजिडेंट कंपनी को भी टैक्स देना पड़ेगा, और जो भी वो टैक्स देगी वो डबल टैक्सेशन एविडेंस एग्रीमेंट के तहत उसको क्लेम नहीं कर सकती है। कहने का मतलब है कि देखिए, एक कंपनी गूगल है, ठीक है, गूगल है, तो गूगल ने जो भी पैसा कमाया इंडिया से, मान ली 100 रुपये नहीं, 1 लाख कम से कम कमाया, मान ली 5 लाख कमाया, तो 5 लाख पे जो भी टैक्स दिया तो वो तो हमें, 5 लाख जो भी कमाया, ठीक है, 5 लाख जो भी रुपया कमाया वो गूगल का इनकम होगा। तो गूगल अमेरिका में तो जब इनकम दिखाएगा तो 5 लाख को तो वो ऐड करेगा ही। हाँ, ये भी 5 लाख हम अमेरिका मतलब कमाए, वो हमारा इनकम है, तो अमेरिका तो उस पर टैक्स लेगा ही लेगा। ठीक है, राइट। लेकिन उसको साथ ही इंडिया में भी 6% जो है 5 लाख पे देना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसा उसने इंडिया से कमाया है। ठीक है, तो गूगल ये नहीं बोल सकता है कि अमेरिका में हमने जो है 5 लाख पे टैक्स दे दिया तो इंडिया में हम नहीं देंगे। तो उसी को हम लोग बोलते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। एक जगह अगर आपने टैक्स दे दिया है तो दूसरी जगह नहीं देंगे, उसको डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बोलते हैं। एक साथ तो एक ही चीज़ पे 2 बार टैक्स नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब जो है ये जो कानून है हमारा, ये जो टैक्स है हमारा, गूगल टैक्स इक्वलाइजेशन लेवी, उस पे जो है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं लगेगा। कंपनी ये क्लेम नहीं कर सकती है कि हमने इस पैसे पे टैक्स अमेरिका में दे दिया तो इंडिया में हम नहीं देंगे। तो गैर कंपनियां जो है, गैर निवासी कंपनियां इसे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत टैक्स क्रेडिट के रूप में दावा नहीं कर सकती कि हमको टैक्स इस पे नहीं देंगे, हमको वापस चाहिए, नहीं कर सकती है। ठीक है, 2020 में क्या किया गया, जो फॉरेन ई कॉमर्स कंपनी है, जैसे अमेजन है, जैसे आपका और भी जो विदेशी कंपनियाँ, फॉरेन की ई कॉमर्स कंपनी, ठीक है, वो उनको भी अब इक्विलाइजेशन लेके उन पे लगेगा। ठीक है, और सरकार सोच रही है कि 22% लगाने का। तो ये छोड़िए कितना लगाने का सोच रही है, क्या नहीं लगा रही है, आप समझिए, ये बस ये जो हमारा गूगल टैक्स या इक्विलाइजेशन लेवी है वो डायरेक्ट टैक्स है, नॉन रेसिडेंट कंपनी पे लगाया जाता है।
वो जो भी पैसा इंडिया के से कमा रहे हैं पेमेंट के रूप में, ठीक है, और नॉन रेसिडेंट कंपनी उस पर लगेगा। क्लियर, खत्म। ठीक है। और बाकी पहले तो लगता ही था हमारा जो रेसिडेंट कंपनी, वो जो भी पैसा कमा रही वो तो इनकम टैक्स उस पे, मतलब उस पे जो कॉर्पोरेट टैक्स वो लग जाता था उसके टोटल प्रॉफिट पे। ठीक है। अब देखिए, डायरेक्ट टैक्स में सुधार के लिए जो है बजट 23 में कुछ बात किया गया था, तो ये ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग बजट जो है 26 27 का जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बात कर लेंगे कि प्रत्यक्ष कर में क्या क्या प्रस्ताव करने के लिए किया गया है। आप छोड़ दीजिए, इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये आप छोड़ दीजिए। जो 23-24 का बजट था दोस्तों, उसमें अग्निवीर फंड के बारे में बात हुआ था। ठीक है, क्या बात हुआ था? तो सरकार ने बोला था कि जो अग्निवीर वीर फंड है उस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। तो अग्निवीर जो फंड है, इससे इस फंड में पैसा कहाँ से आता था? तो अग्निवीर फंड में जो भी पैसा आता था वो गवर्नमेंट देती थी। ठीक है। प्लस जो अग्निवीर को जो भी अग्निवीर जब भी नौकरी करता था तो उसका जितना भी बेसिक पे था उसका 30% कट के आपका सेवा निधि के रूप में, जिसको अग्निवीर सेवा निधि बोलते थे, उसमें जाता था, और सरकार भी उतना पैसा उसमें देगी। फिर ये जो जितना भी पैसा कलेक्ट हुआ अग्निवीर में, ठीक है, जिसको सेवा निधि बोलेंगे, उस पैसे से, ठीक है, अग्निवीर को घर वर या जो भी चीज़ है उसके बेनिफिट के लिए काम किया जाएगा। ठीक है। तो अग्निवीर में जो भी पैसा कट रहा है बेसिक पे के रूप में अग्निवीर के लोगों का, ठीक है, फंड में, उस पर कोई भी टैक्स वैक्स नहीं लगेगा, ऐसे सरकार ने बोला है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है। तो तो कॉर्पस जो फंड है जो अग्निवीर को मिलेगा अग्निवीर वीर स्कीम के तहत, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट टैक्स कोड बिल आया था 2010 में। ठीक है। ये डायरेक्ट टैक्स, देखिए डायरेक्ट टैक्स में भी जैसे हम लोगों ने इनडायरेक्ट टैक्स को सुधार कर लिया जीएसटी लाके, ठीक है, रिफॉर्म कर लिया। अब डायरेक्ट टैक्स में भी हम लोग सुधार करने के लिए एक बिल लेके आए थे जिसका नाम है डायरेक्ट टैक्स कोड बिल, और चूंकि ये बिल पास नहीं हुआ इसीलिए बिल का बिल ही रह गया, एक्ट नहीं बन पाया। तो इसमें बात किया गया था कि इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 है उसको रिप्लेस करेंगे, हटाएंगे, और वेल्थ टैक्स है 1957 को हटाएंगे। ठीक है। तो ये चीज़ इसमें बोला गया था। ठीक है, लेकिन बिल अभी तक पास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो डायरेक्ट टैक्स कोड बिल 2010 का था उसका क्या क्या प्रोविजन था, प्रावधान था, तो हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें डायरेक्ट टैक्स कोड बिल में बोला गया था कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको 30% हम करेंगे। ठीक है। और सबके बराबर होगा 30%, ये बोला गया था, उसको फ्लैट टैक्स बोलते हैं। समतल कर दर 30% लगेगा। इसमें बोला गया था कि जो इंडिविजुअल टैक्स है, जो इनकम टैक्स लिया जाता है उसका नया नया स्लैब को लाने के लिए, ठीक है, इसने बोला था जो मिनिमम जो हमको छूट देना है, एग्जेम्पशन देना है, वो 2 लाख तक का प्रपोज किया था। इसने बोला था कुछ कंपनियों को टैक्स डिडक्शन जो हम दे रहे हैं उससे हटा देना चाहिए। इसने जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, जब डायरेक्ट टैक्स कोड हमारा बिल जब आ रहा था तो उसी के सलाह पे, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स कोड के सलाह पे जो गार है, गार बोलते हैं या जार बोलते हैं, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल क्या करता है दोस्तों? तो इसमें ये बात किया गया है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल में नाम से ही पता चल रहा है, जो लोग टैक्स को अवॉइड करते हैं, ठीक है, उनको रोकने के लिए ये काम किया गया है ना। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, टैक्स को बचाने के लिए कृत्रिम लेन देन, आर्टिफिशियल लेन देन को दिखा देता है। तो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल के तहत जो टैक्स के ऑफिसर्स हैं, अथॉरिटी हैं, उसको बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति कर चोरी के लिए, कर को सिर्फ चोरी करने के लिए जो आर्टिफिशियल ट्रांजेक्शन करता है वो इलीगल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये जो लाया गया था वो आपका डायरेक्ट टैक्स कोड के रिकमेंडेशन पे जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल जो है 2014 में लाया गया था, जिसमें बोला गया था टैक्स अथॉरिटी को कि अगर अगर देखो हम लोगों ने पहले पढ़ा है ये कि जो टैक्स अवॉइडेंस होता है, ठीक है, टैक्स अवॉइडेंस जो होता है वो लीगल है। ठीक है। अगर आप जो कानून के तहत, इसमें क्या होता है, सरकार को छूट देती है कि टैक्स को बचाने के लिए ये आप कर सकते हैं, या फिर कानून वहाँ पे मुक्तदर्शक होता है, कानून चुपचाप होता है, या कानून का लूप होल होता है। तो कानून का लूप होल को यूज करते हुए अगर आप टैक्स बचा ले रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अवॉइड करना, कि टैक्स आपने बचा लिया। लेकिन मान लीजिए आपने लूप होल का यूज किया लेकिन आर्टिफिशियल ट्रांजेक्शन दिखा दिया, ठीक है, कृत्रिम लेन देन जो हुआ ही नहीं था, फिर और उसका यूज करके अपने कानून का लूप होल, कानून का जो कमियां था उसको यूज करके टैक्स को बचा लिया, तो वैसे केस में टैक्स अथॉरिटी को पावर है कि वो वाला जो टैक्स आपने बचाया है वो, या वो इनकम को आपने कम दिखा दिया,
तो उसको वो इनवैलिड अमान्य घोषित कर सकती है। तो यही जो है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल कहलाता है, जिसको 2014 में इंडिया में हम लोग लेके आए थे डायरेक्ट टैक्स कोड के रिकमेंडेशन पे। ठीक है, ये बिल के रिकमेंडेशन पे बिल हालांकि पास नहीं हुआ, लेकिन ये चीज़ हम लोग लेके आए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोविजन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2016। इससे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है। बेनामी लेन देन नाम से क्या पूछा, बेनामी लेन देन ट्रांजेक्शन, लेन देन मतलब सामान का एक खरीद रहा है एक बेच रहा है, इस तरह से कुछ अमेंडमेंट संशोधन विधेयक। अब संशोधन हुआ है मतलब पहले से हो सकता है बेनामी ट्रांजैक्शन होगा, हो सकता है क्या होगा, तभी तो अमेंडमेंट हुआ है। तो बेनामी लेन देन निषेध, बेनामी लेन देन को निषेध करना है, प्रोहिबिट करना है, और ये संशोधन हुआ है मतलब पहले हमारे पास कानून था और 2016 का है। तो ये एक्ट हमारे पास पहले था प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988, बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 1988 था। मकसद वही है कि जो बेनामी लेन देन हो रहा है, बेनामी का मतलब क्या है कि जैसे कि आपके नाम पे किसी ने ज़मीन खरीद लिया, ठीक है, और आपको पता नहीं है, या फिर आपको पता भी है लेकिन वो आपका आप बस आपके नाम पे है, लेकिन उसका मालिकाना, लेकिन उसका जो क्या बोलते हैं, उसका जो कंट्रोल है किसी और के पास है, तो उसको बेनामी हम लोग बोलते हैं। कई तो एक बार समझ लीजिए कि बेनामी किसको बोलते हैं। इसी कानून में ही, एक्ट में ही परिभाषित कर दिया गया है, डिफाइन कर दिया गया है कि बेनामी ट्रांजैक्शन, बेनामी लेन-देन क्या होगा। तो कोई भी लेन-देन बेनामी तब होगा जब प्रॉपर्टी इन अनदर पर्सन्स नेम। तो मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी था वो किसी और के नाम पे है लेकिन उसको खरीदा कोई और है, तो प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय वन पर्सन बट कंसिडरेशन इज पेड बाय अनदर। संपत्ति किसी और के नाम पर हो लेकिन भुगतान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया हो, तो वो बेनामी ट्रांजैक्शन कहलाएगा और उस पे ये एक्ट लगेगा। फिर है प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट ऑफ द पर्सन हु पेड। तो जो व्यक्ति जो ज़मीन को खरीदा है वो इसलिए खरीदा है कि उसको वर्तमान में या भविष्य में उससे लाभ मिलेगा। ठीक है, जैसे व्यक्ति ए ने खरीदा बी के नाम पे, लेकिन बेनिफिट ए को मिल रहा है। ठीक है, पैसे दिया बी लेकिन बेनिफिट, समझ में आ रहा है? देखो, प्रॉपर्टी जो है वो ए के नाम पे है लेकिन पैसा बी दिया है, और बेनिफिट किसको मिलेगा, बी को, लेकिन किसके नाम पे, ए के नाम पे। तो वो बेनामी प्रॉपर्टी कहलाएगा पॉइंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा है प्रॉपर्टी इन फिक्सियस नेम। आपने प्रॉपर्टी खरीदा है लेकिन किसी फिक्सियस नाम पे, जैसे आपने खरीद लिया कि मान लीजिए मोहन के नाम पे, लेकिन मोहन कोई है ही नहीं, वो फिक्सियस नाम है, काल्पनिक नाम है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी भी आपको बेनामी कहलाएगा। फिर ओनर अनअवेयर ऑफ ओनरशिप, जो इसका ओनर है उसको उसके बारे में पता ही नहीं है। जैसे आपने खरीदा राम के नाम पे, राम नाम का कोई व्यक्ति है लेकिन राम को पता ही नहीं है। ठीक है, तो भी जो है आपका बेनामी कहलाएगा। फिर ठीक है, ट्रांजैक्शन वेयर द रियल ओनर इज नॉट अवेयर और डिनाइज हिज ओनरशिप, जब वह स्थिति जब वास्तविक मालिक संपत्ति के स्वामित्व से अनभिज्ञ हो, उसको नहीं पता हो, या फिर हो भी तो वो बोल दे कि मेरा नहीं है, तो जाहिर सी बात है बेनामी हो गया। फिर किसका है आप पूछिएगा ना, नाम तो इसका है लेकिन आप उसके बोल रहे हैं आप हैं ही नहीं वो, या वो व्यक्ति है ही नहीं, या फिर वो नकार दिया, मतलब बेनामी हो गया। ठीक है, फिर या अनट्रेसेबल कंसिडरेशन, पता ही नहीं चल रहा है वो किसका है। ठीक है, ना तो उसमें उसका नाम लिखा हुआ है, ना वो कोई आर्टिफिशियल फिक्सियस पर्सन है, ना उसका ओनरशिप के बारे में कुछ पता है, मतलब कुछ पता ही नहीं है, अनट्रेसेबल है। तो पर्सन प्रोवाइडिंग कंसिडरेशन इज नॉट ट्रेसेबल और इज फिक्सियस, जब भुगतान करने वाला व्यक्ति पता ना चल सके या काल्पनिक होता है। इन चारों चीज़ों को में जब लेन देन हो रहा है तो उसको हम लोग बेनामी प्रॉपर्टी बोलेंगे, और उसको रोकने के लिए सरकार जो है प्रोविजन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2016 जो है वो लेके आया है। मकसद वही है, बेनामी आप कब करते हैं, जब आपके पास ब्लैक मनी है और आपको छुपाना है, या फिर आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, ठीक है, धन का शोधन कर रहे हैं, तो उस केस में आपको जो है परिशोधन कर रहे हैं, तब जो है आपको बेनामी कहलाएगा और उस पे लगेगा ये एक्ट। ठीक है, तो बेनामी प्रोहिबिट जो भी ट्रांजैक्शन हुआ सरकार जो है उसको रोकती है, प्रोहिबिट करती है, भले ही वो प्रॉपर्टी आपने कैसे भी एक्वायर किया हो। ठीक है, लेकिन वो लेन बेनामी ही कहलाएगा। ठीक है, अगर ये चारों कंडीशन में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब। इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है जो मूव करेगा, जैसे गाड़ी घोड़ा हो गया। ठीक है, या इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे जमीन वमीन हो गया, दोनों इसमें कवर्ड है। ठीक है, समझ में आया? तो कोई व्यक्ति अगर बेनामी ट्रांजेक्शन करता है तो ये एक क्राइम माना जाएगा। ठीक है, इस एक्ट के अंडर में, और उसमें जो हमारा टैक्स इनकम टैक्स का अथॉरिटी है उसको पावर दिया गया है कि जो भी प्रॉपर्टी बेनामी लेन-देन हुआ है इस तरह से, उसको वो कुर्क कर सकती है, अटैच कर सकती है, जब्त कर सकती है, और उस प्रॉपर्टी को फाइनली जब्त करने के बाद सरकार के पास चला जाता है। ठीक है, और सरकार उसको अपने पास रख लेती है। ठीक है, कितना रखती है, पूरा रख लेती है। ठीक है, और
जितना भी वो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसका 25% फाइन भी सरकार लेगी, ठीक है, फाइन भी लेगी, और उस व्यक्ति को कम से कम 1 साल का जेल और मैक्सिमम 7 साल का जेल हो सकता है। तो ये हो गया हमारा बेनामी प्रॉपर्टी प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अभी तक दोस्तों, अभी तक हम लोग जो इस क्लास में पढ़े हैं आज, है ना, तो सबसे पहले हम लोगों ने अलग अलग टैक्सेस का बात किया था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, एड वैलोरम टैक्स, ठीक है, और फिर स्पेसिफिक टैक्स के बारे में हम लोगों ने ये सब देखा, ठीक है। फिर जो है हम लोग अलग अलग टैक्स में फिर डायरेक्ट टैक्स के बारे में देखें, फिर इनडायरेक्ट टैक्स देखें, और डायरेक्ट टैक्स में फिर हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा पर्सनल इनकम टैक्स, ठीक है। उसके बाद स्लैब मैंने बोला छोड़ दीजिए, स्लैब जब बजट आएगा तब देखेंगे। फिर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स देखा, ठीक है। उसके बाद मिनिमम अल्टरनेट टैक्स देखा, क्यों लगाया जाता है वो देखा। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के बारे में हमने बात किया, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स के बारे में बात किया, ये सारा जो है डायरेक्ट टैक्स है। इसके अलावा बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स देखा, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स के बारे में देखा, वेल्थ टैक्स के बारे में देखा, ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स वृद्धि कर के बारे में देखा। उसका गूगल टैक्स इक्वलाइजेशन लेवी के बारे में हम लोगों ने देखा। उसका डायरेक्ट टैक्स जो हमारा कोड बिल है, उसका हम लोगों ने इम्पोर्टेंट प्रोविजंस के बारे में देखा। फिर अग्निवीर निधि के बारे में हम लोगों ने बात किया, ठीक है। फिर प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2016 का प्रोविजन हम लोगों ने देखा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को स्टार्ट करेंगे और फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। बजट और जो हमारा फिजिकल पॉलिसी जो पब्लिक फाइनेंस है, ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन अभी हमारे पास समय भी अच्छा खासा आपके पास भी है, तो हम लोग धीरे-धीरे करके पढ़ेंगे और चीज़ों को समझते हुए पढ़ेंगे। जल्दी-जल्दी करने के चक्कर में क्वालिटी से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम जो है क्वालिटी पूरा मेंटेन कर रहे हैं, एकदम टफ से टफ क्वेश्चन भी अगर यूपीएससी पूछेगा तो बनेगा, ठीक है। और 1 फरवरी से हम लोग जो है एमसीक्यू को स्टार्ट करेंगे। अभी हम सिलेबस को अच्छे से पढ़ा के कंप्लीट कर देते हैं जनवरी तक, ठीक है, सारा सब्जेक्ट का। अभी दिसंबर बचा हुआ है, जनवरी बचा हुआ है, हो जाएगा। बस इकोनॉमी थोड़ा लेंथी सब्जेक्ट है, खासकर ये कुछ टॉपिक्स, उसके बाद जल्दी-जल्दी फिर होने लगेगा। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़िए। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।